ऑटोप्सी सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड पर्सन फॉर मेडिकल लीगल और साइंटिफिक पर्पस। इसके पर्पस से अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी डेड पर्सन की, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी। अब ये ऑटोप्सी कई तरीके की होती है। ऑटोप्सी कई तरीके की होती है। एकेडमिक ऑटोप्सी होती है, क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल जो हम कहते हैं वो ऑटोप्सी है, और मेडिको लीगल ऑटोप्सी है। एकेडमिक ऑटोप्सी कब होती है? व्हाट इज एकेडमिक ऑटोप्सी? कहने का मतलब जब खास तौर से जो एकेडमिक ऑटोप्सी होती है वो एनाटॉमी की क्लास में जो होती है, जो डाइसेक्शन होता है ना, बाय द स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी, जो डाइसेक्शन किया जाता है लैब में डेड बॉडी पे, वो एकेडमिक ऑटोप्सी होती है। बाय स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी। इसका कुछ खास बहुत ज्यादा वो नहीं है। हमारे यहाँ तो खैर अब ऑटोप्सी होती नहीं है। तो मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी ऑटोप्सी होती है ना, स्टूडेंट्स को बताया जाता है एक एक आर्गन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो ये एकेडमिक ऑटोप्सी इसको कहते हैं। सेकंड जो है वो पैथोलॉजिकल या हॉस्पिटल इसी को कह लीजिए, या क्लिनिकल ऑटोप्सी भी इसको कहते हैं, क्लिनिकल ऑटोप्सी पैथोलॉजिकल। अब ये कोई पैथोलॉजिस्ट है, अगर वो ऑटोप्सी कर रहा है किस लिए? टू डायग्नोज द कॉज ऑफ द डेथ। टू डायग्नोज द कॉज ऑफ द डेथ, सबसे पहली चीज तो जो डेथ है उसके काज को डायग्नोज करने के लिए वो कर रहा है, या टू कंफर्म में डायग्नोसिस, या कोई डायग्नोसिस है उनको उसको कंफर्म करना है। टू कंफर्म में डायग्नोसिस, ठीक। तो एकेडमिक यानी स्टूडेंट्स जो एनाटॉमी के स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो डाइसेक्ट करते हैं लैब में डेड पर्सन पे या डेड बॉडीज, तो वो एकेडमिक ऑटोप्सी। तो पैथोलॉजिकल में कोई पैथोलॉजिस्ट है अगर वो ऑटोप्सी कर रहा है, खास तौर से उसके दो पर्पज होते हैं, आइदर टू कंफर्म में डायग्नोसिस या टू डायग्नोज द काज ऑफ द डेथ, है ना। अब ये जो दोनों चीजें हैं, चाहे वो काज ऑफ द डेथ को डायग्नोस कर रहा हो या कोई एक फिक्स डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करना हो, दोनों चीजें करती है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है या क्लिनिकल हॉस्पिटल आप इसको कह लीजिए, ये ऑटोप्सी होती है, ये प्रायर कंसेंट के नहीं किया जा सकता, विदाउट एनी प्रायर कंसेंट आप इसको नहीं कर सकते। यानी जो डिजीज बॉडी है, जो डेड बॉडी है, उसका जो रिलेटिव्स है, आप उनसे परमिशन लेंगे, उनसे कंसेंट लेंगे साइन करवा के, तब जाके उस बॉडी की ऑटोप्सी की जाती है, किसमें? पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी में। थर्ड जो है, जो काम की हमारे, दैट इज मेडिको लीगल ऑटोप्सी। अब ये जो एक तरीके का एग्जामिनेशन है किसी डेड बॉडी का। अब ये चीज, अब इसमें अथराइजेशन अंडर लॉ है, इसमें किसी रिलेटिव की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मेडिको लीगल ऑटोप्सी में डेड बॉडी के रिलेटिव से हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अथराइज्ड अंडर द लॉ टू नो, जो चीज है ना कि ऑटोप्सी हुई, काज एंड मैनर ऑफ द डेथ। अब किसी की डेथ हुई, कहीं पे कोई डेड बॉडी मिली है, तो हमें ये जानना है ना कि इसकी डेथ कैसे हुई है और किन वजह से हुई है ना। मैनर, टाइम सिंस डेथ ना, क्या वेपन यूज किया होगा, बहुत सारी चीजें जो जाननी है मेडिको लीगल केसेस में। तो ऐसे में किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि उससे इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाए, वो साइन करे तब, बल्कि अंडर द लॉ ये अथराइजेशन मिला हुआ होता है पहले से ऑलरेडी ना। तो बेसिकली इसमें जो किया जाता है, टू स्टेब्लिश द काज एंड मैनर ऑफ डेथ। अब मैनर किस लिए? डेथ के मैनर को जानना क्यों जरूरी? आइदर इट इज सुसाइडल केस है, एक्सीडेंटल केस है, या होमिसाइडल केस है। दूसरी चीज काज में, अब मान लीजिए अगर हम होमिसाइड सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या पॉइजनिंग हुई थी, या किसी वेपन से उसकी डेथ हुई है, या फिर उसको स्ट्रैंगुलेशन किया गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको जानना है अंडर मेडिको लीगल कंडीशन। तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी, यहाँ पे आपको कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। पैथोलॉजिकल में रिलेटिव से कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद तब हम डाइसेक्ट कर सकते हैं, उसकी ऑटोप्सी कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि जो हमारी डायग्नोसिस है क्या है, उसी की वजह से डेथ हुई, यानी उसको कंफर्म करने के लिए इधर, या फिर डेथ जो हुई है उसका काज क्या है ये भी जानने के लिए पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी भी की जाती है। फर्क मेडिको लीगल और पैथोलॉजिकल में क्या है कि पैथोलॉजिकल में हमें कंसेंट की जरूरत पड़ती है रिलेटिव से, और मेडिको लीगल में केसेस में कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक, ये चीज हो गई। अब पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑटोप्सी, करने की जरूरत क्यों पेश आती है ना। अब जो ऑटोप्सी हो रही है, जो पोस्टमार्टम जिसको हम कहते हैं, तो इसका आमतौर से ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है। तो इसका सबसे, कई चीजें इसमें, कई वजह है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दो तीन आती हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टू डिटरमाइन द काज ऑफ द डेथ, यानी डेथ का काज क्या है ना, नेचुरल है या अननेचुरल है, नेचुरल है या अननेचुरल डेथ है, इसको जानना है। सेकंड चीज मैनर, मैनर ऑफ द डेथ। माइनर ऑफ द डेथ में आपको ये देखना एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है या होमिसाइडल है। अब मान लीजिए अगर होमिसाइड हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहीं पे हमें ये भी देखना है कि कुछ एविडेंस हमें इस तरीके का मिल जाए जो सस्पेक्ट किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि डाउरी डेथ है, और जिसकी डेथ हुई है, जो डिजीज लेडी है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज को इल्जाम लगा रहे हैं कि इसके ससुराल वालों ने इसे जहर दिया है। तो अब जब मैनर आप देख रहे हैं, आप ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि होमिसाइड हुआ, इसको जहर दिया, तो ट्रेस ऑफ द पॉइजन वहां पे मिलना चाहिए। उस चीज को इस्टेब्लिश करने के लिए भी जरूरी है ऑटोप्सी का होना, ऑटोप्सी का होना जरूरी है। थर्ड चीज जो होती है, टू नो द पोजीशन ऑफ द विक्टिम, कि जब डेथ हुई तो उस वक्त विक्टिम की पोजीशन क्या थी, पोजीशन ऑफ विक्टिम एंड सीक्वेंस ऑफ इंजरीज, कौन कौन सी इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई, सीक्वेंस ऑफ इंजरीज, कैसी इंजरीज उसे आई, या फिर कोई पॉइजनिंग हुई है तो पॉइजन, या किसी वीपन को जो उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको देखा जाए ना। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है बेसिकली इसमें ऑटोप्सी में। एंड जो डिजीज है, मान लीजिए डिकम्पोज है, बर्nt है, म्यूटिलेटेड है, या अनआइडेंटिफाइड बॉडी आपको मिल रही, तो वहां पे जो ऑटोप्सी की जाती है टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी जानने के लिए। अगर मान लीजिए म्यूटिलेटेड बॉडी है, म्यूटिलेटेड है, डिकम्पोज्ड है, बर्nt बॉडी है, तो वहां पे उसकी आइडेंटिटी को भी कंफर्म करने के लिए ऑटोप्सी की जाती है। अब मान लीजिए डेथ हुए काफी दिन हो गया होगा, आपको डिकम्पोज बॉडी मिली है, तो एक तो आइडेंटिटी, दूसरे ये भी तो आपको असरटेन करना है कि कितना टाइम हुआ होगा इसकी डेथ से, है ना। तो अप्रोक्सीमेट टाइम सिंस डेथ, अप्रोक्स टाइम सिंस डेथ, यानी कितनी दिन हुए होंगे, कितने घंटे हुए होंगे इसको, इसकी डेथ हुए हुए, ये भी जानना जरूरी है। अगर न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के केस में वहां पे ऑटोप्सी क्यों करते हैं, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है न्यूबॉर्न में, कि आइदर इट इज अ लाइव बर्थ, या जो है ये स्टिल बर्थ का केस था। तो ये चीजें जानने के लिए न्यूबॉर्न में भी ऑटोप्सी की जाए। दीज आर द पर्पस आर ऑब्जेक्टिव्स, ऑटोप्सी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्यों करना है या क्यों की जाती है मेडिको लीगल ऑटोप्सी। अब इसके बाद ऑटोप्सी हो रही है, पोस्टमार्टम टेबल पे बॉडी जो है वो लिटाई गई है, तो कौन कौन सा इंसिजन लगता है, कौन कौन सा इंसिजन यूज किया जाता है ऑटोप्सी के लिए। तो बेसिकली तीन टाइप का इंसिजन है। वैसे हम अगर हम कहें तो दो ही टाइप का है, आई शेप्ड और वाई शेप्ड। एक होता है मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन, जो इन्हीं दोनों को कंप्रोमाइज करके बनाया गया है, आई शेप्ड इंसिजन। अब आई शेप्ड इंसिजन जो है, ये स्ट्रेट लाइन में इसको, बॉडी को इंसाइज किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम चिन टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, एक स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे इंसिजन लगाया गया फ्रॉम चिन टू प्यूबिस, है ना, चिन से लेके प्यूबिस तक इंसिजन लग रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ना डेविएट किया जाता है, जहां पे अम्बलाइकस होती है, जहां पे अम्बलाइकस होता है, तो वहां पे अम्बलाइकस को इंसाइज नहीं किया जाता, बल्कि अम्बलाइकस के अराउंड इंसिजन थोड़ा सा कर्व करके फिर स्ट्रेट लाइन में लेके आया जाता है। क्यों, क्योंकि अब एक बार आपने विसराज को जब निकाल लिया, बॉडी को इंसाइज किया हमने, पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग ऑर्गन्स को वहां से रिमूव कर लिया गया, उसके बाद बॉडी को क्या किया जाता है, फिर से स्टिच किया जाता है। तो ड्यूरिंग स्टिच, जब स्टिच करना होता है, तो यहाँ पे अम्बलाइकस के पास जो फाइब्रस टिश्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, तो हो सकता है कि स्टिच करने में परेशानी हो, तो इसलिए जो है ज्यादातर इंसिजन्स में अम्बलाइकस को अवॉइड करते हैं, उसके पेरिफेरी से इंसिजन को हम लेके चले जाते हैं, अम्बलाइकस को छोड़ देते हैं। तो ये आई शेप्ड इंसिजन है, और मोस्ट कॉमन मेथड यही है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंसिजन जो है वो आई शेप्ड इंसिजन ही है, दिस इज मोस्ट कॉमन।
एक ये फोटो है, इसको देखिएगा ना, आई शेप इंसिजन एकदम लेके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट किया जाता है जहां पे अम्बलाइकस होता है ड्यूरिंग स्टिचिंग जो है। ये थोड़ा सा परेशानी पैदा करता है, अम्बलाइकस के पास फाइब्रस टिश्यूज बहुत ज्यादा होती है और स्टिच करने में परेशानी होती है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट कर देते हैं। अदरवाइज फ्रॉम चिन टू, चिन से लेके प्यूबिस तक इसमें स्ट्रेट लाइन में इंसिजन लगाया जाता है, आई शेप्ड इंसिजन मोस्ट कॉमनली यही है। मोस्ट कॉमनली जो मेथड फॉलो किया जाता है स्किन इंसिजन के लिए वो आई शेप्ड इंसिजन है। सेकंड जो है वाई शेप्ड इंसिजन। वाई शेप्ड इंसिजन है, अब ये जस्ट लाइक ना, वाई की जो शेप होती है उसी से ये करस्पॉन्ड करता है। कैसे? जो जीफी स्टर्नम है, जो जीफी स्टर्नम है वहां से प्यूबिस तक तो इंसिजन जो होता है वो सेम होता है। जैसे आई शेप्ड इंसिजन होता है वैसे ही होता है जीफी स्टर्नम से लेके प्यूबिस तक। लेकिन जब उसके ऊपर हम लेके जाते हैं तो थोड़ा सा उसको ना एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ, एक्रोमियन प्रोसेस जो है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, इंसिजन को इस तरफ डेविएट कर देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ। तो जिससे जो शेप बन के आती है वो वाई शेप्ड इंसिजन की आती है ना। खास तौर से ये फीमेल्स के केसेस में की जाती है कहीं कहीं ना, जहाँ पे ये माना जाता है कि जो बॉडी है उसको बाद में डेथ के बाद भी व्यू करने के लिए रखा जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत ना हो वीविंग के लिए, उसके उसको लिहाज में रखते हुए वाई शेप्ड इंसिजन किया जाता है। तो जीटी स्टर्नम तक तो सेम स्ट्रेट लाइन में इंसिजन होता है, उसके बाद इंसिजन को फिर उसको एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ उसको डेविएट कर दिया जाता है। तो जस्ट लाइक ये वाई शेप बन जाता है, वाई शेप्ड इंसिजन है। और थर्ड जो है मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन। अब ये जो मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन बहुत लेस, बहुत कॉमनली ये यूज नहीं किया जाता, रेयर केसेस में यूज किया जाता है। खास तौर से ऐसी बॉडीज की अटॉप्सी करने के लिए स्किन इंसिजन इसमें जो मॉडिफाइड वाई शेप्ड यूज किया जाता है, जहां पे हमें नेक की अटॉप्सी करनी होती है, स्पेशली जो है वो नेक की अटॉप्सी के लिए। और नेक की अटॉप्सी किन केसेस में जरूरी होती है? जब हैंगिंग का केस हो, एस्फिक्सियल डेथ का केस हो, स्पेशली हैंगिंग की डेथ अगर हो रही हो ना, तो हैंगिंग है या स्ट्रैंगुलेशन यानी एस्फिक्सियल डेथ, जहां पे हमें नेक वाला जो पोर्शन है उसको एग्जामिन करना होता है, उसकी डिटेल्ड स्टडी करनी होती है, तो वहां पे मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन को यूज किया जाता है। इंसिजन तो नॉर्मली जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस से सुप्रा स्टर्नल नॉच जो है, ये सुप्रा स्टर्नल नॉच है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ तक इंसिजन स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। उसके बाद थोड़ा सा इनको डेविएट किया जाता है, कहाँ? क्लेविकल से लेके फिर उसको जो नेक के साइड से लेते हुए ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं इसको, ये मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन होता है ना, ताकि नेक के जो ज्यादातर पार्ट हों उनको आसानी के साथ जो है स्टडी की जा सके। तो आमतौर से ये हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन के केसेस में इंसिजन लगाया जाता है, मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन। ठीक, ये स्किन इंसिजन है। अब ये तो हो गया। अब इंसिजन लग गया, अब आर्गन्स को किस तरीके से रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है, ये चीज पोस्टमार्टम मेथड में आर्गन्स को इंसिजन के बाद कैसे हम रिमूव करेंगे, तो चार प्रोसेस होती हैं। ये चार लोगों के जो ऊपर आपको नाम दिख रहे हैं ना, इन्होंने इस प्रोसीजर को सबसे पहले बताया था, तो इन्हीं के नाम से इसको जाना भी जाता है। लेट्यूल प्रोसेस है, वर्कोस प्रोसेस, गॉन्स मेथड या रॉकिंगटन स्काई। ये चार लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीका दिया पोस्टमार्टम मेथड का, यानी आर्गन्स को एविसरेट कैसे करेंगे, आर्गन्स को निकालेंगे कैसे डेड बॉडी से इंसिजन के बाद। तो पहला मेथड जो है इनमास मेथड, ये जो मेथड है इसको बताने वाले भाई साहब हैं लेट्यूल। इनमास मेथड, इनमास का मतलब होता है एज ए होल, यानी जब मास लेवल पे बहुत ज्यादा तमाम लोग इकट्ठे हैं, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ जुटी हुई है तो उसको हम कहते हैं एन मास या मास गैदरिंग ना। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, ये फ्रेंच वर्ड है एन मास। इसके माने होता है एज ए होल, जब पूरे आर्गन्स को एक साथ रिमूव करना हो। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था किसने? लेट्यूल ने ना। एक ही बार में, यानी वन फुल स्वीप, कहते हैं कि वन फुल स्वीप, एक ही बार में अगर तमाम आर्गन को, जितने भी इंटरनल आर्गन सबको रिमूव कर दिया जाए, एक ही बार में तमाम आर्गन्स को रिमूव कर दिया जाए, तो वो एनमास टेक्निक कहलाती है, उसको लेटियस ने बताया था। आसान टेक्निक है, एक बार में आसानी से तमाम आर्गन्स को निकाला जा सकता है ना। तो लेट्यूल। सेकंड जो है वर्को, वर्को ने दिया था, जिसमें वर्कोस मेथड जो है ना,
इसमें सिंगल सिंगल आर्गन को, एक एक आर्गन को एक बार में रिमूव किया जाता है, वन बाय वन। एक आर्गन को रिमूव किया गया, उसको डाइसेक्ट किया जाएगा, फिर दूसरे आर्गन को रिमूव किया जाएगा, उसको डाइसेक्ट, यानी इंडिविजुअल आर्गन रिमूवल ना। अगर किसी इंडिविजुअल आर्गन की पैथोलॉजी को हमें पढ़ना है, उसको समझना है, तो वर्कोज मेथड सबसे बेस्ट मेथड है ना। किसी एक सिंगल आर्गन पे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट है। लाइक अगर मैं बात करूं, जैसे पैथोलॉजिकल एटॉप्सी है, हमें ये देखना है कि लीवर में क्या कंडीशन आई थी इस डेथ में, या कोई पॉइजन, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस था, हमें देखना था कि इसका असर लीवर पे होता है कि नहीं होता, हमें अपनी डायग्नोसिस कंफर्म करनी थी। मेन हमें क्या था, लीवर को पढ़ना था। तो वहां पे इंडिविजुअल आर्गन ऑटोप्सी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो मेथड है दैट इज वर्कोज मेथड इसको कहते हैं, जिसमें एक एक आर्गन को वन बाय वन रिमूव करते हैं, उसको डाइसेक्ट करते चले जाते हैं। थर्ड जो है गॉन या एन ब्लॉक रिमूवल इसको कहते हैं। गॉन जो है एन ब्लॉक रिमूवल, इसको सबसे पहले जो है इस मेथड को डेवलप किया था या जिसने डिस्क्राइब किया था उसका नाम था गॉन, है ना। इसने इस मेथड को बताया था। इसको कहते हैं एन ब्लॉक रिमूवल। इस कॉल्ड एज एन ब्लॉक रिमूवल। अब ये जो है अभी तक जो हमने वर्कोज और लेट्यूल का मेथड पढ़ा है ना, ये इसी के दोनों के बीच का ही एक तीसरा रास्ता इन्होंने निकाला है, इन्हीं दोनों को सामने रख के। तो इसको कहा जाता है कंप्रोमाइज बिटवीन द वर्कोज एंड एनमास मेथड, यानी लेट्यूल मेथड। इन दोनों के बीच का ये कंप्रोमाइज है, एक तीसरा रास्ता इन्होंने निकाला, जिसको कहा गया एन ब्लॉक रिमूवल। एन ब्लॉक, और दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन यूके। यूनाइटेड किंगडम में सबसे कॉमनली जो मेथड यूज किया जाता है वो यही एन ब्लॉक रिमूवल ही यूज किया जाता है ना। अब ये बहुत आसान है, इसको करना आसान है ना। एक बार में इसमें भी सब निकालते हैं ना। और जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आर्गन्स की एक दूसरे से, इसमें जो फायदा होता है गॉन के रिमूवल में, मेथड में, इसमें जो अलग अलग ऑर्गन्स के एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है, यानी उनकी जो ब्लड सप्लाई है या नर्व सप्लाई है, वो सारी इंटैक्ट मिलती है। इसमें सब एक साथ इस तरीके से निकाला जाता है कि एक दूसरे से जो इनका रिलेशन है, जो ब्लड सप्लाई है, आर्टरी सप्लाई है या वेनस सप्लाई कह लीजिए, तो तमाम चीजें जो है वो प्रिजर्व रहती हैं, वो बची रहती हैं, तो उनको भी आसानी के साथ स्टडी किया जा सकता है एक बार में ना। तो इसी को कहा गया एंड ब्लॉक रिमूवल। यूके में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और लास्ट है रॉकिंगटन स्काई, बहुत कॉमनली यूज्ड नहीं होती है। इसको डेवलप किसने किया, रॉकिंगटन स्काई ने। और बहुत रेयर है ये, लेकिन कुछ खास कंडीशन ऐसी है जहाँ पे इस टेक्निक को यूज किया जाता है। खास तौर से ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई बहुत हाईली इन्फेक्शस डिजीज हो, जो बहुत तेजी के साथ जो है वो ट्रांसमिट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में रॉकिंगटन स्काई मेथड यूज किया। इसमें क्या है, बेसिकली जो है स्किन इंसिजन के बाद आर्गन को रिमूव करते हैं, उसके बाद डाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बॉडी के अंदर ही आर्गन को डाइसेक्ट कर लिया जाता है। बॉडी के अंदर ही आर्गन को डाइसेक्ट कर लिया जाता है, इसलिए कहा गया आर्गन डाइसेक्शन इन सीटू। वहीं पे उसको डाइसेक्ट कर लिया जाता है। लाइक एड्स है या कोई दूसरी बहुत ट्रांसमिसिबल डिजीज है, तो ऐसी कंडीशन में रॉकिंगटन स्काई मेथड को यूज किया जाता है। ठीक। अब ये चार मेथड है पोस्टमार्टम के, चार मेथड हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। अब इसमें से जो है सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड जो है वो वर्कोज मेथड है। दिस वर्कोज मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्गन डाइसेक्शन के लिए। पोस्टमार्टम मेथड जो है, वर्कोज मेथड सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। और जो लेट्यूल मेथड है, ये लेट्यूल या इनमास जिसको कहते हैं, एक ही बार में तमाम आर्गन्स को जिसमें निकाल लिया जाता है, ये जो है सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा है, वर्कोज मेथड है। ठीक। अब कोई बात नहीं, इतनी चीजें हो गई, आर्गन्स को रिमूव किया जा रहा है। अब इसमें कुछ हालो आर्गन्स भी होंगे, कुछ सॉलिड आर्गन्स भी होंगे। हालो आर्गन्स में क्या क्या आपको मिल सकता है, ब्लड वेसल्स ना, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। ये क्या है, ये हालो आर्गन है। या इसोफेगस ले लीजिए, ये क्या है, ये एक हालो आर्गन, जो जित पूरा जीआई ट्रैक्ट जो है वो हालो आर्गन है ना। तो अब मान लीजिए अगर इसको कट करना है, इसको कट करना है, जब आप रिमूव कर रहे थे, रिमूव करने के बाद इसको भी कट करना है, तो आमतौर से इसको कट ओपन इस तरीके से करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में इसको कट करते चले जाते हैं, जो हालो विसराज होते हैं, हालो आर्गन्स होते हैं, एक सिंगल लाइन में उसको कट करते हुए चले जाते हैं, वो पूरा, ताकि अंदर का पूरा जो है आसानी के साथ दिख जाए। ठीक। दूसरी चीज जो सॉलिड आर्गन्स होते हैं,
सॉलिड ऑर्गन्स, इनको कैसे कट किया जाता है, इनमें इंसिजन कैसे लगाया जाता है? अब ब्रेड देखा ना, ब्रेड की पीस आती है, सपोज दैट ये ब्रेड है पूरा। अब ब्रेड को जब हम स्लाइस करते हैं इस तरीके से ना, ब्रेड की स्लाइसिंग हो रही है, तो इसी की तरह से जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं उनको पीसेस में कट किया जाता है, उनको पीसेस में कट किया जाता है, जैसे स्लाइसिंग की जाती है ब्रेड की। तो इसी की वजह से इसका नाम भी दिया गया ब्रेड लोफिंग। सॉलिड ऑर्गन्स के लिए ब्रेड लोफिंग की जाती है। ब्रेड लोफिंग यानी जो पीस जो स्लाइस बनाते हैं हम ब्रेड से, उसी के मैनर में सॉलिड ऑर्गन्स को कट किया जाता है। ठीक, ये पोस्टमार्टम मेथड था, कुछ नहीं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं जाननी है। अब भाई ये कुछ चीजें और है, जैसे सैंपल्स हैं, उनको प्रिजर्व कैसे करेंगे। तो प्रिजर्व करने से पहले एक चीज और है, एक दो चीज और है। खास तौर से मान लीजिए कि प्रिजर्वेशन तो सैंपल्स का करना है, लेकिन अगर डेड बॉडी की अटाप्सी होनी है, डेड बॉडी की अटाप्सी होनी, अगर विद इन 24 आवर्स उसकी अटाप्सी होनी, तब तो कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है मॉर्चरी दूर हो, या मॉर्चरी में डेड बॉडी पहुंच गई, लेकिन जिसको पोस्टमार्टम करना है वो सर्जन वहां पे मौजूद ना हो, 2 दिन 3 दिन लग जाए उसकी पोस्टमार्टम होने। तो ऐसी कंडीशन में डेड बॉडी को प्रिजर्व कैसे करेंगे? पहली चीज तो यही कि अभी सैंपल को छोड़ दीजिए, जो डेड बॉडी है उसको प्रिजर्व करना है हमें। डेड बॉडी को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। अब मान लीजिए अगर 24 आवर्स के लिए या रूटीन में प्रिजर्व करना है कि हाँ चलो अगले दिन इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो उसको कितने टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना है, या लॉन्ग टर्म स्टोरेज रखना है, तो उसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है मॉर्चरी में। तो डेड बॉडी का रूटीन में जब पोस्टमार्टम होना होता है तो उनको प्रिजर्व किया जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोर करना है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे डेड बॉडी को स्टोर किया जाता है। इंसिजन लग गया, हमने इंसिजन देख लिया, स्किन कट किस तरीके से लग रहा था। अब स्किन कट होता है, एक एक आर्गन वहां से रिमूव किया जाता है। तो स्पाइनल कार्ड के लिए कहा जाता है कि सबसे, अगर मान लीजिए स्पाइनल कार्ड को रिमूव करना है, सपोज दैट स्पाइनल कार्ड को हमें रिमूव करना है, एक सस्पेक्टेड केस है पॉइजनिंग का, तो उसमें स्पाइनल कार्ड के लिए कौन सी अप्रोच सबसे बेस्ट होगी स्पाइनल कार्ड को रिमूव करने के लिए? स्पाइनल कार्ड के लिए जो अप्रोच होती है दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर अप्रोच। हालांकि लैटरल अप्रोच भी यूज होती है, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच जो होती है वो पोस्टीरियर अप्रोच होती है। यहाँ से इसको इंसाइज करके इसको रिमूव किया जाता है स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड। अब एक टर्म आता है, कभी कभी हो सकता है कोई पूछ भी ले, अंडर वाटर ऑटोप्सी। अब ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, हार्ट के लिए ही की जाती है, अंडर वाटर ऑटोप्सी ऑफ हार्ट। ये क्यों की जाती है? भाई नॉर्मल कंडीशन है, आप रूम में आर्गन को हमने निकाला, हमने वही उसको डाइसेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो अंडर वाटर ऑटोप्सी कहते हैं ना, कि उसको पानी के अंदर हार्ट को जो डाइसेक्ट किया जाता है, हार्ट को रिमूव किया गया बॉडी से, उसके बाद पानी के अंदर उसको डाइसेक्ट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ड्यू टू एयर एम्बोलिज्म इसकी डेथ हुई होगी, किसकी वजह से? ड्यू टू एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म की वजह से अगर डेथ हुई होगी, तो पानी के बुलबुले, पानी में जब इसको कट किया जाता है तो वहां से जब गैस निकलती है ना, गैस का मतलब एयर जो उसमें ट्रैप्ड होती है, जब वहां से निकलेगी तो वो किसकी शक्ल में निकलेगी? बबल्स के, ना, बबल्स के। तो ये कंफर्म कर देगी कि एयर एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो गई। तो इस वजह से अंडर वाटर ऑटोप्सी की जाती है इन केस ऑफ एयर एम्बोलिज्म। अगर एयर एम्बोलिज्म से डेथ हो रही है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हार्ट की जो है अंडर वाटर ऑटोप्सी की जाती है। ठीक, अब सैंपल्स की बात करते हैं। वैसे तो आइडियल सैंपल वही है जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज ना किया गया हो, ना, समझ में आई बात? आइडियल सैंपल क्या है? जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज ना किया जाए, वो आइडियल सैंपल होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो सैंपल होते हैं, एक दो दिन बाद जाके लेबोरेटरी पे पहुंचते हैं। अब जब एक दो दिन बाद लेबोरेटरी पे पहुंचेंगे, तब तक उनमें बहुत सारे चेंजेस आने का डर होता है, हो सकता है जो चीज हमें चाहिए वो ना मिले।
तो इसलिए इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है ना। आइडियल सैंपल वही है कि जिनमें कोई प्रिजर्वेटिव को यूज ना किया जाए और डायरेक्ट जो है उनको लेबोरेटरी में कुछ घंटे के अंदर भेज दिया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ऐसा नहीं हो पाता, ये कंडीशन जो है वो डिले हो जाती है। तो अब यहाँ पे स्पेसिमेन के लिए भी आइए, तो जो स्पेसिमेन होते हैं, अब स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व किया जाएगा, स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व किया जाएगा। तो स्पेसिमेन का जो प्रिजर्वेटिव वही नॉर्मल टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ही है, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर दिया। लेकिन 2-3 महीने तक अगर प्रिजर्व करना है, 2-3 महीने तक ना, लॉन्ग टर्म स्टोरेज जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर को और कम करना होगा। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड ना, इतना टेम्परेचर चाहिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। अब कुछ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, अब आइए प्रिजर्वेटिव देखते हैं। विसराज के लिए, विसराज क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम विसरा कहते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव कौन सा है विसराज के लिए? देखिए मैं बताऊं, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी अलग, क्योंकि यहाँ पे हम फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर जो है वो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी होगी या पैथोलॉजिकल स्टडी होगी। यहाँ पे हमें कुछ काज जानना है, कुछ मैनर देखने हैं। तो यहाँ पे जो प्रिजर्वेटिव है वो टोटल अलग हो जाएगा, टोटल अलग हो जाता है। बाकी जैसे एनाटॉमी लैब में जो प्रिजर्व करके रखते हैं वहां पे ज्यादातर फार्मूलिन यूज होता है, क्योंकि हमें वहां पे कुछ स्टडी नहीं करनी होती, सिर्फ आर्गन्स को महफूज रखना होता है। विसराज की टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करनी है, तो मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव जो होता है विसराज के लिए, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। इस नाम को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2022 में आया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट विसराज के प्रिजर्वेशन के लिए सबसे कॉमन है, और इजिली अवेलेबल भी हो जाता है, सस्ता भी है ना। तो बहुत इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव है, और बहुत कॉमनली इसी को यूज भी किया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट विसराज के प्रिजर्वेशन के लिए। अब मान लीजिए सस्पेक्टेड केस है कोई एसिड पॉइजनिंग का या अल्कली पॉइजनिंग का, तो वहां पे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो ये कॉमन साल्ट का, इसको यूज नहीं करते हैं ना। वहां पे रेक्टिफाइड स्प्रिट यूज की जाती है। कुछ कंडीशन ऐसी है, लाइक एसिड पॉइजनिंग है या अल्कली पॉइजनिंग है। अब इसमें जो एसिड है, एसिड में कार्बोलिक एसिड को हटा दीजिए, फिनाल को हटा दीजिए, फिनाल की पॉइजनिंग में भी हम कॉमन साल्ट को यूज कर लेंगे। बट और दूसरे जो एसिड की पॉइजनिंग है, एसिड पॉइजनिंग या अल्कली पॉइजनिंग, यहाँ पे रेक्टिफाइड स्प्रिट को यूज करते हैं। रेक्टिफाइड स्प्रिट, अब वो कंडीशन कौन कौन सी, लाइक अल्कोहल पॉइजनिंग है, केरोसिन पॉइजनिंग है, क्लोरोफार्म की है, ईथर की पॉइजनिंग है, फास्फोरस है, एसिटिक एसिड है, पैरल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड, ये तमाम केसेस हैं, इनमें रेक्टिफाइड स्प्रिट को यूज किया जाता है ना, कॉमन साल्ट को यूज नहीं करेंगे। अब दूसरी कंडीशन है ब्लड। अगर मान लीजिए ब्लड की टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करनी है, लाइक अल्कोहल पॉइजनिंग है, कोकेन पॉइजनिंग है, साइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, तो इसको किसमें प्रिजर्व करेंगे ब्लड को? सोडियम या पोटेशियम फ्लोराइड में इसको प्रिजर्व किया जाता है फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी। सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम फ्लोराइड, है ना, सोडियम या पोटेशियम फ्लोराइड में इसको प्रिजर्व करके रखते हैं ब्लड को। यूरिन, किन केसेस में हमें यूरिन को प्रिजर्व करना है, किन किन केसेस में? अगर मान लीजिए हम साइनाइड पॉइजनिंग को सस्पेक्ट कर रहे हैं, कोकेन पॉइजनिंग को सस्पेक्ट कर रहे हैं, या अल्कोहल पॉइजनिंग को सस्पेक्ट, तो वहां पे यूरिन के सैंपल को प्रिजर्व किया जाता है। तो यूरिन के सैंपल को कैसे प्रिजर्व करेंगे? या तो थाइमॉल ऐड करिए इसमें, बाई एडिंग थाइमॉल, थाइमॉल ऐड कर दीजिए, या फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट,
इसको ऐड करके यूरिन को प्रिजर्व किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर को प्रिजर्व करते हैं खास तौर से किसमें? सोडियम फ्लोराइड से इसको प्रिजर्व किया जाता है विट्रस ह्यूमर को। विट्रस ह्यूमर को सोडियम फ्लोराइड में प्रिजर्व करते हैं। सोडियम फ्लोराइड में विट्रस ह्यूमर को हम प्रिजर्व करते हैं। अब एक चीज है, बोन है, हेयर है, नेल्स है। पहली चीज तो ये कि इनको किन पॉइजनिंग में, किस पॉइजनिंग में हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है। बताइए, मान लीजिए कोई डिकम्पोज्ड बॉडी है, कौन सा ऐसा पॉइजन है जो उसके हेयर से या इवन जो है उसके नेल से हम उसकी पॉइजनिंग का पता लगा तो सकते हैं? आर्सेनिक। आर्सेनिक। हाँ, आर्सेनिक। आर्सेनिक। जो हैवी मेटल पॉइजनिंग है, हैवी मेटल पॉइजनिंग जो होती है, स्पेशली आर्सेनिक है, लेड, यहाँ पे हैवी मेटल पॉइजनिंग, इन केसेस में बोन, हेयर और नेल्स को प्रिजर्व किया, लेकिन इसके लिए किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। नो प्रिजर्वेटिव, है ना, किसी प्रिजर्वेटिव की इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है बोन, हेयर और नेल्स के लिए। फार्मोलिन को केमिकल एनालिसिस के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव कभी नहीं यूज किया जाता, वरना जो फार्मोलिन है ये रिएक्ट, अब मान लीजिए सस्पेक्टेड केस है पॉइजनिंग का, ना, पॉइजनिंग का सस्पेक्टेड केस है, तो वहां पे अगर हम फार्मोलिन का यूज करेंगे एज ए प्रिजर्वेटिव तो वो क्रॉस रिएक्ट कर जाएगा। तो जो पॉइजन हमें चाहिए वो होगा, या जिसको हमें देखना है, स्टडी करनी है, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए फार्मोलिन को अवॉइड करते हैं इन सब केसेस में। यूजुअली जो है वो विसराज के एनालिसिस के लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट सबसे कॉमन जो है यही यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये 2020 में आया था, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। स्पेसिमेन फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज आर प्रिजर्व्ड इन, ये चार ऑप्शंस थे, 10% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट एंड नॉर्मल सलाइन। तो ये सर 3। है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, यही सबसे बेस्ट आंसर है इसका। अब कुछ केसेस हैं, ये देखिएगा कि किन सरकमस्टांस में हमें इनको प्रिजर्व करना है, यानी कौन से केसेस में हमें इनको प्रिजर्व करके रखना है। अलग अलग जो मटेरियल का मतलब आर्गन कह लीजिए, या बॉडी पार्ट सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, या और दूसरी कंडीशन है, हमें क्यों प्रिजर्व करना है, किस लिए। लाइक हार्ट है, तो हार्ट को स्पेशली कौन सी पॉइजनिंग में हम प्रिजर्व करेंगे? तो देखिए स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में। और दूसरा एक हार्ट का पॉइजन बताइए। एकोनाइट। एकोनाइट नहीं, डिजिटेलिस। डिजिटेलिस है ना, स्ट्रिक्नीन और डिजिटेलिस की पॉइजनिंग में, ये दिख रहा है ना? थोड़ा ज्यादा कलरफुल हो गया, ना दिखे तो बताइएगा। स्ट्रिक्नीन और डिजिटेलिस की पॉइजनिंग में हार्ट को प्रिजर्व किया जाता है। ब्रेन को बहुत सारे पॉइजनिंग है जिसमें प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, प्रिजर्व करने के लिए। लाइक अल्कलाइड्स है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, ऑपिएट्स है, स्ट्रिक्नीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। अब इतने सबके नाम भी लिखने पड़ेंगे। सर आप मत स्ट्रिक्नीन, लिखिए, स्लो स्लो बोल दीजिए, हम ही लोग लिख लेंगे। ठीक है लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, उसमें इसको प्रिजर्व करना है। स्ट्रिक्नीन की पॉइजनिंग है, ओपिएट्स की पॉइजनिंग है, अल्कलाइड्स की है, बार्बिचरेट्स की है, या ना बहुत सारे आराम दूसरे। आराम से। चलिए ठीक है ना, साइनाइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, स्ट्रिक्नीन की पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स है उनकी पॉइजनिंग है, ओपिएट्स की पॉइजनिंग है। इसमें ब्रेन को प्रिजर्व करते हैं। और एक चीज और है, हाइड्रोफोबिया में भी। बताइए हाइड्रोफोबिया में क्यों प्रिजर्व करेंगे? इस कंडीशन में ब्रेन को क्यों प्रिजर्व किया जाएगा? ब्रेन में नेगेटिव बॉडी। नेगरी बॉडीज को देखने के लिए, है ना, नेगरी बॉडीज को देखने के लिए हाइड्रोफोबिया की कंडीशन में ब्रेन को प्रिजर्व। अब स्पाइनल कार्ड है, एक स्पाइनल पॉइजन बताइए, बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ के आए होंगे सब लोग, अभी मुफर्रदात चल रहा था। रक्सवामिका।
नक्स वोमिगस, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग ना, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में ये स्पाइनल पॉइजन है ना, स्ट्रिक्नीन की पॉइजनिंग में स्पाइनल कार्ड को, अब स्पाइनल कार्ड को जब एक इविसरेट करना होता है यानी उसको रिमूव करना होता है, तो पोस्टीरियर अप्रोच को यूज करते हैं। सीएसएफ, सीएसएफ को किस पॉइजनिंग में, तो बेसिकली जो सीएसएफ होता है इसको प्रिजर्व करते हैं हम अल्कोहल की पॉइजनिंग में, अल्कोहल पॉइजनिंग। विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर भी अल्कोहल और क्लोरोफार्म की पॉइजनिंग में इसको प्रिजर्व किया जाता है। क्लोरोफार्म की पॉइजनिंग। लंग्स हैं, फेफड़े को किस में रखेंगे, जितने भी गैसियस पॉइजन है, गैसियस पॉइजन, वहां पे लंग्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है गैसियस पॉइजन्स में। इसके अलावा अल्कोहल है, क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म क्योंकि ज्यादातर जो है इनहेल फार्म में उसको सुंघाया जाता है बेहोश करने के लिए, तो क्लोरोफार्म की पॉइजनिंग है, वहां पे भी लंग्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। स्किन को क्यों प्रिजर्व करते हैं, स्किन को प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है? अब हो सकता है कुछ इंजेक्टेड पॉइजन्स हो, लाइक मार्फिन है, कोकेन है, इंसुलिन है, हेरोइन है ना, या दूसरे जो ड्रग्स हैं, तो अगर वो इंजेक्टेबल फॉर्म में लिए जा रहे हैं, तो इंजेक्टेड पॉइजन्स के नतीजे में सबसे पहले स्किन को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, तो मोस्टली जो स्किन प्रिजर्व होती है वो इंजेक्टेड पॉइजन्स के लिए, इंजेक्टेड पॉइजन्स के लिए। इसके अलावा फायर आर्म इंजरीज है, फायर आर्म इंजरीज में भी इसको प्रिजर्व करते हैं। बोन हेयर एंड नेल्स, अभी मैंने बताया हैवी मेटल की पॉइजनिंग में। और यूट्रस को क्यों प्रिजर्व करेंगे? सर एमटी, इलीगल जो अबॉर्शन होते हैं उन हाँ, केसेस में। इलीगल एबॉर्शन यानी क्रिमिनल एबॉर्शन, यहाँ पे इसके लिए इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक, तो ये सारी कंडीशन है जहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब प्रिजर्वेटिव आपके पास पता है किस किस में रखना है, कॉमनली जो है वो सेचुरेटेड सोल्यूशन है कॉमन साल्ट का, इसके अलावा कुछ जैसे विट्रस ह्यूमर है तो उसके लिए सोडियम फ्लोराइड यूज कर देते हैं। अब आइए यहाँ पे ये इससे इससे रिलेटेड जो चीजें थी वो खत्म हो गई, प्रिजर्वेशन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस पूरे लेसन में। एक्सह्यूमेशन, एक्सह्यूमेशन किसे कहते हैं? एक्सह्यूमेशन कहते हैं कि अंडर द लॉ, यानी कोई भी डेड बॉडी है उसको अगर हमें दोबारा से डिग आउट करना है, डिग आउट करना है, लेकिन वो किसके अंडर द लॉ अगर वो डिगिंग हो रही है, यानी लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी, कब्रिस्तान में वो बॉडी दफन है वहां से दोबारा से हम उसको डिग आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सह्यूमेशन, उसको कहा जाता है एक्सह्यूमेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है, लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी फ्रॉम द ग्रेव, ये है। अब ये सिचुएशन क्यों अराइज होती है कि कोई बॉडी ऑलरेडी बरीड है उसको फिर से एग्ज्यूम करना पड़े, उसको फिर से क्यों एग्ज्यूम करना पड़ता है? हो सकता है कि बाद में जो है, पहले तो उसको मान लिया गया कि ये नेचुरल डेथ है, तो बॉडी को अंडर नॉर्मल जो रिचुअल होते हैं उसके जरिए उसको दफना दिया गया। बाद में 2-4 साल बाद ये पता चला कि नहीं ये फाउल प्ले था, यानी कुछ गड़बड़ हुई थी, सस्पेक्टेड केस आ गया। लाइक डाउरी डेथ बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉमन एग्जांपल हो जाता है इस चीज का, या और भी दूसरी किसी डेथ में जहाँ पे बाद में किसी ने ये कहा कि नहीं इनको जहर दे के इसको मारा गया था, इसकी नेचुरल कंडीशन में डेथ नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए अगर पुलिस में रिपोर्ट हुई, पुलिस में रिपोर्ट हुई, तो वो आगे जब केस आगे बढ़ता है तो बाद में मजिस्ट्रेट जो हो सकता है वो बॉडी की ऑटोप्सी के लिए ऑर्डर दे दे, तो अब ये एक लॉफुल डिगिंग हो जाती है, बॉडी को एक्सह्यूम होना ही होना है। तो ज्यादातर ऐसे ही केसेस में होता है ना, शुरू में उसकी ऑटोप्सी नहीं होती लेकिन बाद में कुछ फाउल प्ले अगर सस्पेक्ट किया जाता है तो उनकी ऑटोप्सी की जाती है। अब ऑटोप्सी जो है दो केसेस में होती है, या तो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो। अब क्रिमिनल केस में जो एक्सह्यूमेशन किया जाता है बाद में, तो बेसिकली जो होता है ना, जो काज और मैनर ऑफ द डेथ है उसी को जानना होता है, काज एंड मैनर ऑफ डेथ ना। हो सकता है कि उसको नेचुरल डेथ बताई गई हो शुरू में, लेकिन वो होमिसाइड रही हो, तो इसके इसको जानने के लिए
एक्सह्यूमेशन कराया जाएगा, उसके बाद उसकी ऑटोप्सी कराई जाएगी। या फीमेल थी, उसकी डेथ हो गई ड्यूरिंग डिलीवरी, अब वो घर वालों ने बता दिया कि भाई नॉर्मल डिलीवरी थी, किसी वजह से डेथ हो गई, लेकिन बाद में शक आया कि हो सकता है क्रिमिनल एबॉर्शन का केस रहा हो, तो अंडर क्रिमिनल एबॉर्शन अब उसकी बॉडी को एक्सह्यूम करना जरूरी है ना। क्रिमिनल एबॉर्शन यहाँ पे भी जरूरी है। या कोई बॉडी थी, अ, उसको डेथ हुई फायर आर्म इंजरी से, लेकिन घर वाले उसको छुपा ले गए और उसको बाद में दफन कर दिया गया। किसी ने बाद में बता दिया कि नहीं, इसकी जो डेथ हुई थी वो गन शॉट से हुई थी। अब उसको जानने के लिए वहां से हो सकता है बुलेट निकल आए उसकी डेड बॉडी से, तो उसके लिए दोबारा से बॉडी को एक्सह्यूम किया जा सकता है अंडर लॉ, है ना, अंडर लॉ। तो ये एक्सह्यूमेशन का केस है, क्रिमिनल केसेस में होती है। अब सिविल केसेस में मान लीजिए किसी की डेथ हो गई थी, किसी की डेथ हो गई और वो जो है उसको दफन कर दिया गया, बाद में उसके घर वाले जो है वो कंपनसेशन मांग रहे हैं कि नहीं, इसकी डेथ जो हुई है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हुई थी, आरटीए में हुई थी, और वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर रहे हैं। किसका? इंश्योरेंस का। तो अब जाहिर सी बात है, जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो ऐसे नहीं देगी पैसा, उसे पहले जो है उस चीज को कंफर्म करना होगा कि इसकी आरटीए में डेथ हुई थी या नहीं हुई थी। तो उसके लिए फिर से अब एक्सह्यूमेशन हो सकता है, एक्सह्यूमेशन हो सकता है इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए। या कोई फैक्ट्री में कोई वर्कर था, वो काम कर रहा था, उसको कंपनसेशन की जरूरत पड़ गई, उसकी डेथ हो गई थी, घर वालों ने कहा कि नहीं, हमें कंपनसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए, उसकी डेथ जो है वो नॉर्मल सरकमस्टांस में नहीं हुई है, तो अब अननेचुरल डेथ है, तो उसके काज को बताने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्सह्यूमेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो आती है वो किसमें आती है? सिविल केसेस में आती हैं। अब एक चीज इसमें आती है, अथराइजेशन। अथराइज कौन करेगा? सबसे पहली चीज, पुलिस कैन नॉट ऑर्डर एग्जीम्यूशन। पुलिस कभी भी एग्जीम्यूशन का ऑर्डर नहीं दे सकती, उसके सर पास ये पावर ही मजिस्ट्रेट। नहीं। हाँ, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एग्जीम्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। तो एग्जीम्यूशन तभी होगा जब एक रिटन ऑर्डर होगा, कहाँ से? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, या जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। रिटन ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, उसका फिर रिटन ऑर्डर होगा, तो एग्जीम्यूशन हो जाएगा, बॉडी को दोबारा से डिग आउट किया जाएगा। ये अथराइजेशन हो गया। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब पूरा तरीका, किस तरीके से एग्जीम्यूशन का ये पूरा प्रोसेस जो है वो वर्क करता है। सबसे पहली चीज कि जो एग्जीम्यूशन का पूरा प्रोसेस है वो डे लाइट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? डे लाइट में। तो इसलिए जो एग्जीम्यूशन का प्रोसेस है उसको आमतौर से अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू कर देते हैं। अर्ली मॉर्निंग से ही ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। अब जब जहाँ पे एग्जीम्यूशन का ये प्रोसेस पूरा होना होता है, तो वहां पे कोई एक ऐसा भी पर्सन होता है जो उसको सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज करता है। आमतौर से सुपरवाइज करने वाला जो होता है वो मेडिकल ऑफिसर ही होता है। एक मेडिकल ऑफिसर होता है जो इस एग्जीम्यूशन के प्रोसेस को सुपरवाइज करता है। दूसरा जो होता है वो मजिस्ट्रेट होता है। दूसरा जो है मेडिकल ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट, इनके सुपरविजन में ये पूरा प्रोसेस चलता है। पुलिस ऑफिसर का मौजूद होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को सिर्फ प्रेजेंट होना है। सुपरविजन जो होता है वो मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट का होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब पहुंच गए जो ग्रेव यार्ड होती है, जो कब्रिस्तान होती है, वहां तक पहुंच गए। तो सबसे पहले तो ये है कि जो ग्रेव है उसकी लोकेशन पता चलनी चाहिए। अब इसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी ग्रेव की, यानी जो कब्र है उसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी? तो सबसे पहली चीज, ये ज्यादातर जगहों पे, शहरों में आप देखेंगे जो कब्रिस्तान, जो ग्रेवयार्ड होते हैं, तो वहां पे बाकायदा जो है एक रजिस्टर मेंटेन होता है। रजिस्टर होता है, दूसरे वहां पे एक वॉचमैन होता है, उसे थोड़ी बहुत जानकारी होती है, रजिस्टर से हमने पता लगाया। और अब तो चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, दोनों जगहों पे आप देखते होंगे कि कब्र को पक्की करके वहां पे एक जो है हेड स्टोन लगा दिया जाता है।
वहां पे पूरा उनका, उनके जितने डिग्रीज विग्रीज है सब वहां पे लिख दी जाती है, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, क्या थे क्या नहीं थे, तमाम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इससे भी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन यहाँ से भी हो जाता है। ठीक, अब चलिए आइडेंटिफाई हो गई, ग्रेव आइडेंटिफाई होगी, अब इसको जो है ओपन किया जाएगा, शुरू हो गया। तो ओपन हो रहा है, जैसे ही कॉफिन मिल गया, कफिन यानी जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ कफन होता है, क्रिश्चियंस में जो है पूरा वो वुडन ब्लॉक होता है, उसके अंदर जो डेड बॉडी होती है ना, उसको काफिन कहा जाता है। तो जैसे ही काफिन के आने का आसार हो जाता है या काफिन दिखने लगता है, तो यहाँ पे अब डिगिंग को रोक दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। क्या किया जाता है, अब यहाँ से मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे, किसके, सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल तो हम ले रहे हैं ना। कहाँ कहाँ से लेना है, ये जो कॉफिन है इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इसकी साइड से, यानी कॉफिन के चारों तरफ से, उसके चारों तरफ से, ऊपर और नीचे से, हर तरफ से सॉइल सैंपल को लेना और अलग अलग ग्लास के जार में इनको सेपरेटली मतलब रखना है, को तक रखना। अब दिक्कत ये है कि आपसे ये कोई पूछे कि कितना मिट्टी लेंगे, भाई बहुत ज्यादा मिट्टी है, सॉइल तो बहुत है, चारों तरफ सॉइल है, तो कितनी सॉइल सैंपल हमें रखना है, 500 ग्राम्स इन ईच जार, यानी जितनी साइड से आप ले रहे हैं ना, 500 ग्राम सॉइल का सैंपल रखना है वहां पे। दूसरी चीज, जो बॉडी जब मिल जाए, तो वहां पे ना तो किसी पेस्टिसाइड को स्प्रिंकल करना है, ना ही कोई डिसइंफेक्टेंट को स्प्रिंकल करना है। अब डॉक्टर जो वहां पे मौजूद है, वो बॉडी को एग्जामिन करेगा वहीं से, कहाँ, कॉफिन के अंदर ही, उसकी पोजीशन देख लेगा, उसकी अपीयरेंस देख लेगा, और फिर एक पूरा ड्राइंग उसकी तैयार होती है, जो डिटेल्स हैं उनको नोट किया जाता है, तमाम चीजें हैं, उनकी फोटोग्राफी बाकायदा होती है, फोटोग्राफी हो गई ना। फिर हो सकता है कि डॉक्टर कहे कि नहीं, इसको मॉर्चरी में ले जाके इसकी डिटेल, हमें पूरी डिटेल देखनी है। तो क्योंकि मजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद होता है, वो आर्डर दे देता है, तो कॉफिन के साथ ही वो पूरी डेड बॉडी वहां से हटाई भी जा सकती है ना, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए वहां पे भेज दी जाएगी। ये सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए कि ये सॉइल सैंपल की जरूरत क्यों पड़ गई, भाई डेड बॉडी थी, उसी से काम चल जाता, या कॉफिन मिल गया था उसी से काम चल जाता। लेकिन सॉइल सैंपल की जरूरत इस वजह से भी पड़ती है ना, कि मान लीजिए कोई हैवी मेटल पॉइजनिंग थी, बॉडी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, अंदर एकदम डिकम्पोज हो गई, उसे कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कहते हैं कि अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग है, तो वो इवन जो है आसपास की जो सॉइल है, उसमें उसके ट्रेसेस पाए जाएंगे, बॉडी का डिकम्पोजिशन के बाद भी। तो इसलिए सॉइल का सैंपल लेना जो है वो जरूरी हो जाता है। ये इसका प्रोसीजर था। अब एक लास्ट चीज, एग्जीमेशन में टाइम लिमिट, टाइम लिमिट कितनी होती है, तो इंडिया में एग्जीमेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, देयर इज नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट इन इंडिया। हिंदुस्तान में एग्जीमेशन के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं किया गया है कि कितने साल तक एग्जीम, जब भी जरूरत पड़ेगी एग्जीमेशन का ऑर्डर मिल जाएगा, किसी भी वक्त, 50 साल बाद भी डेथ के जो है एग्जीमेशन का ऑर्डर आ सकता है। तो कोई टाइम लिमिट नहीं एग्जीमेशन के लिए। लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे टाइम लिमिट है, लाइक फ्रांस है, वहां पे 10 साल का है। फ्रांस में ये है कि 10 साल तक एग्जीमेशन किया जा सकता है, उसके बाद की डेड बॉडी को एग्ज्यूम नहीं किया जाएगा। जर्मनी में 30 साल है, जर्मनी में 30 साल है, फ्रांस में 10 साल है। लेकिन हमारे यहाँ जो है कोई टाइम, अनलिमिटेड टाइम है, जब चाहो उसको दोबारा से एग्ज्यूम कर लिया जाए। तो ये था एग्जीमेशन का पार्ट। ठीक है ना, आसान था, इसमें कुछ खास था नहीं। अब एक चीज आती है स्टारवेशन डेथ, जिसको हम कहते हैं नेग्लेक्ट या स्टारवेशन डेथ। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें दो एक चीजें अच्छी मिलेंगी काम की हमारे। स्टारवेशन डेथ, स्टारवेशन किसे कहते हैं, स्टारवेशन जो होता है, हाँ, इसकी डिफिनेशन है इरेगुलर एंड कंटिन्यूअस डिप्रीवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जो जो चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की, चाहे माइक्रो हो या मैक्रो हो, वो ना मिल रही हो, अगर मिल भी रही हो तो इरेगुलरली मिल रही हो, कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती है, वो नहीं मिल पा रही है, तो इसको कहा जाता है स्टारवेशन। अब स्टारवेशन जो होता है, ये दो तरीके का होता है आमतौर से, एक्यूट स्टारवेशन एंड क्रोनिक स्टारवेशन।
एक्यूट स्टारवेशन या टोटल फास्टिंग भी इसको कह लीजिए। टोटल फास्टिंग, एक्यूट। अब एक्यूट स्टारवेशन एक्यूट नाम में ही है, तो जो है ना, आमतौर से ये स्टारवेशन जो होता है ब्रीफ पीरियड के लिए होता है और सडन विड्रॉल हो जाता है फूड का और वाटर का। अब या तो सिर्फ खाने को हटा दिया जाए या फूड एंड वाटर बोथ दोनों को रिमूव कर दिया जाए, ये दोनों ना मिल पाए उसे, तो ये एक्यूट स्टारवेशन होता है। क्रोनिक स्टारवेशन जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, क्रोनिक स्टारवेशन इज बेसिकली माल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिएंट्स तो मिल रही है लेकिन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल रही है, जितनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है ना। धीरे धीरे कंटिन्यूअस कोई फूड है या न्यूट्रिएंट्स है उनकी कंटिन्यूअसली ना डिफिशियंसी होती रहे, तो इसको कहा जाता है क्रोनिक स्टारवेशन। अब स्टारवेशन का मोड क्या है, यानी फूड अगर कोई नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, एक चीज ये होती है, एक तो फेलियर हो गया, फेलियर ऑफ टेकिंग फूड, दूसरा होता है रिफ्यूजल टू टेक फूड। दीज आर मोड ऑफ स्टारवेशन, फेलियर टू, फेलियर ऑफ टेकिंग फूड, यानी उसको फूड ही नहीं मिल पा रहा। अब ये बहुत सारी वजह है, फर्स्ट एक इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में क्या आएगा, यानी ग्रास न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमें उसकी जानकारी नहीं है ना। अनएजुकेटेड लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि पर्टिकुलर टाइप की डिफिशियंसी हो जाएगी अगर हम ये वाला फूड इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कंटिन्यूअस हम एक ही फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे ये चीजों की डिफिशियंसी हो सकती है, उन्हें नहीं पता, ये इग्नोरेंस है, यानी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा जो है वो डिजीज कंडीशन है कोई, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है, जिसमें जो है खाना ही ना मिल पाए। जैसे मान लीजिए कि एक तो लॉस ऑफ एपेटाइट, कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन की वजह से भूख ही नहीं लग रही, खाना ही नहीं है। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा भी है, वो भी क्या है, वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ही सही है, फूड इंटेक तो सही है लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो सही नहीं है, लाइक सिलियाक डिजीज है, सिलियाक डिजीज है, वहां पे जो माल एब्जॉर्प्शन होता है, और इनएबिलिटी टू ईट, खा ही नहीं पाए। अब क्यों नहीं खा पा रहा है, इसोफेगस का कार्सिनोमा हो गया, इसोफेगस का कार्सिनोमा हो गया, ये सारी क्या, ये डिजीज कंडीशन है। यहाँ पे जो है या तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है या इनटेक नहीं हो रहा है फूड का, तो इससे क्या होगा, ये स्टारवेशन में चला जाएगा। ये एक चीज होती है डेलिब्रेट, डेलिब्रेट किसे कहते हैं, जानबूझकर, डेलिब्रेट के माने होता है जानबूझकर। अब देखिए मान लीजिए किसी के घर में कोई फैमिली मेंबर है जो बीमार है, और घर वाले मतलब उसको नहीं देख पा रहे, उसकी देखभाल नहीं कर, उन्हें लगता है कि अगर इसकी डेथ हो जाए तो ही अच्छा है। हो सकता है जानबूझ के वो उसको खाना पानी कम से कम देना शुरू कर दे, तो ये एक नेग्लेक्शन में आ जाता है। या फिर होता है ना एक चीज, अनवांटेड बेबी जिसको हम कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो सौतेला होता है, जिसको उतनी देखभाल नहीं की जाती, अनवांटेड बेबीज की ना, तो इनको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो धीरे धीरे क्या है, ये क्रोनिक स्टारवेशन में चले जाते हैं या माल नरिश हो जाते हैं। ये डेलिब्रेट हो गई। या फिर एक सरकमस्टेंशियल भी होता है, सरकम यानी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के नतीजे में कोई ऐसी जगह पे गिर गया जहाँ पे कुछ मिलना ही नहीं है उसे, ऐसी जगह फंस गया जहाँ पे प्रॉपर फूड सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, तो वो सरकमस्टेंशियल भी होता है। दूसरी कंडीशन आती है रिफ्यूजल टू टेक फूड, रिफ्यूजल टू टेक फूड। अब मान लीजिए जैसे होता है ना कि रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं, अब इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। हालांकि गलत टर्म में यहाँ पे जो लिखा है उसको हम बताएंगे, हमारे लिए सही है। रिलीजियस रिचुअल्स, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं ना फॉर 30 डेज, तो ये इसी में आता है। या नॉन मुस्लिम्स में जो
होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है, 9 दिन तक फास्टिंग, लेकिन उनकी फास्टिंग अच्छी है कि वहां पे सिर्फ जो है अनाज नहीं लेना है, सीरियल्स का यूज नहीं करना है, अदरवाइज फ्रूट्स वगैरह यूज करो, अच्छे से करो। बस सिर्फ क्या नहीं लेना है, सीरियल्स का यूज नहीं करना, अनाज का यूज नहीं करना, अन्न नहीं खाना है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खाना है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बहरहाल रिलीजियस रिचुअल्स जहाँ पे खाने को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, इंटेंशनल फास्टिंग जो होती है, इंटेंशनल फास्टिंग कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसको कहते हैं हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक होती है ना, कि खाना पीना छोड़ दिया है जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बेसिकली क्या रिफ्यूजल है, या कुछ मेंटल इलनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये सारी चीजें भी इसी में आती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों जगह पे आता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिजीज कंडीशन में भी आता है, और यहाँ पे मेंटल इलनेस में भी आता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों जगह पे इसको यूज किया जा सकता है, जहाँ पे खाना ही नहीं खाया जा रहा है। तो ये तरीके हैं, ये मोड ऑफ स्टारवेशन है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्लिनिकल फीचर्स, एक्यूट कंडीशन में कौन सी क्लिनिकल फीचर्स होंगे, और क्रोनिक कंडीशन में कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे। तो एक्यूट स्टारवेशन अगर हो रहा है, चलिए एक्यूट स्टारवेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे एक्यूट स्टार, शुरू में तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी ना, इनिशियल स्टेज में जो हंगर होगी, या हंगर पेन कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा होगी। इनिशियल 2 डेज में हंगर पेन भी होगा, यानी भूख बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आउट होता जाएगा, वक्त जाता, तो जो ये खाने की चाह, जिसको हम कहते हैं क्रेविंग फॉर फूड, ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, वियर ऑफ होने लगेगी, कम होती चली जाएगी। शुरू में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, साथ में एपिगैस्ट्रिक पेन भी मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसी के साथ साथ जैसे जैसे भूख खत्म होगी, वैसे वैसे प्यास भी खत्म हो जाती है। भूख और प्यास का खत्म होना, ये निशानी है एक्यूट स्टारवेशन की। और कहाँ पे भूख और प्यास खत्म हो जाती है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। भूख और प्यास, एक आध दो कंडीशन और जहाँ पे चली जाती है ना। तो बहरहाल एक्यूट स्टारवेशन में शुरू के 2 दिनों में भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, है ना। हंगर पेन भी होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन जिसको हम कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन बहुत ज्यादा मिलेगा। और मेरे ख्याल से आफ्टर 2 डेज, यहाँ पे लिखा है 2 दिन जाते जाते फिर वो भूख और प्यास पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, उसका एहसास भी नहीं होता। इसके बाद भी इसका एहसास नहीं होता। अब इसके बाद जो दूसरे फीचर्स हैं वो शुरू होते हैं, लाइक लेथार्जी, लेथार्जिक कंडीशन, फैटिक, बहुत ज्यादा थकन, इरिटेबिलिटी, यानी इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। और अगर मान लीजिए मेल है या फीमेल है, लॉस ऑफ लिबिडो, और धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बाद में जो है इमेसिएशन कहते हैं, यानी जो बॉडी है, जो फैट है, वो धीरे धीरे अब खत्म होना शुरू हो जाता है बॉडी का। और एंड स्टेज में अगर हम कहें, अगर ये जो स्टारवेशन है ये कंटिन्यूस कर गया, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हो गया, तो बहुत ज्यादा जो है बॉडी जो है वो लेथार्जिक हो जाती है, जितने भी टिश्यूज होते हैं धीरे धीरे जो है वो उनका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, और लास्ट में हो सकता है कि डेथ हो जाए, है ना, अगर कुछ नहीं मिला तो। अब क्रोनिक स्टारवेशन है, क्रोनिक स्टारवेशन है, तो यहाँ पे क्रोनिक स्टारवेशन की जो पहली साइन है, क्रोनिक स्टारवेशन की जो पहली साइन होती है वो है एनीमिया। एनीमिया इज द फर्स्ट साइन ना। एनीमिया क्रोनिक स्टारवेशन की पहली साइन जो एनीमिया है। एनीमिया के साथ साथ, क्योंकि धीरे धीरे जो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही है, तो एनीमिया हो रही है, तो हाइपोप्रोटीनीमिया भी होगा। क्या होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया होगा। पल्स जो होगी वो बहुत वीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा, साइनोसिस मिलेगी, एडिमा ऑफ द पेट। कहीं पे भी देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मेडिकल टर्म में अगर आपको कहीं पे हाइपोप्रोटीनीमिया मिल रहा है ना, तो ये मान के चलिए कि वहां पे एडिमा भी मिलेगा उस बॉडी में। अगर हाइपोप्रोटीनीमिया है, या हाइपोएल्बुमिनीमिया कह लीजिए, वो कंडीशन है, तो उसके साथ साथ जो है एडिमा जो है, उसकी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है हाइपोप्रोटीनीमिया की। तो एडिमा मिलेगा, पल्स जो बहुत वीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाएगा, एसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, डायरिया या डिसेंटरी हो सकता है पर्सन को,
इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ होने लगेंगे, उसमें रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इन्फेक्शन के लिए वो खत्म हो, यानी इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, वुंड हीलिंग जो है वो बहुत पुअर हो जाएगी। क्रोनिक स्टार्वेशन की बात हो रही है। फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन मिलेगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन मिलेगा। हाँ, ठीक, ये सारे इसकी क्या है, क्रोनिक स्टार्वेशन के साइन एंड सिम्टम्स है ना, क्रोनिक स्टार्वेशन के। वेट लॉस भी होगा, वेट लॉस बहुत ज्यादा होगा। अब अक्यूट स्टार्वेशन में कुछ फाइंडिंग्स भी मिलती है, स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देख लीजिएगा। स्पेसिफिक फाइंडिंग में क्या क्या मिल सकता है आपको एक्यूट कंडीशन में? तो स्किन जो है वो कैसी मिलेगी, शुरू में वो ड्राई हो जाती है, स्किन इज ड्राई, यानी जो उसका टोन होता है वो खत्म हो जाता है, लूज हो जाती है, जो स्किन टोन है वो खत्म हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, इन इलास्टिक जिसको कहते हैं, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, बहुत ज्यादा रिंकलिंग पाई जाएगी स्किन पे। फेस, आईज कैसी होंगी, आईज बताइए, स्टारवेशन के केस में आईज कैसी होनी चाहिए, बाहर की तरफ निकली होंगी या अंदर की तरफ धसी हुई होंगी? अंदर धसी। हाँ, शंकन, है ना, आईज जो होंगी दे आर शंकन, प्यूपिल्स आर डायलेटेड, प्यूपिल्स जो है वो डायलेटेड। लिप कैसा होगा, लिप, जब स्किन ड्राई है तो लिप भी ड्राई ही होगा, ड्राई होगा और क्रैक्ड होंगे। चीक जो होंगे वो शैलो होंगे। जो मलार बोन्स होती हैं, जो चीक बोन जिनको हम कहते हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट मिलती है। और ये आप देखेंगे, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं गाल, है ना, चीक, है ना। तो ये, क्योंकि इस पे है क्या है, दो ही चीजें, स्किन, स्किन के नीचे क्या है, फैट पैड है, फैट का एक पैड है जो एक स्पेसिफिक शेप देता है हमारे चेहरे को, उसको कहा जाता है बाइसेप्स पैड। बाइसेप्स फैट पैड इसको कहा जाता है, जो चीक पे जो फैट का क्यूशन होता है, जो फेस को एक स्पेसिफिक शेप देता है। तो क्रोनिक एक्यूट स्टारवेशन में धीरे धीरे जो है, जाहिर सी बात है, जब फूड नहीं मिल रहा है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो जो फैट होते हैं, जो फैट के डिपोज होते हैं बॉडी में, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा फैट कहाँ पाई जाती है, ओमेंटम पे, ओमेंटल फैट कह लीजिए, या एब्डामिनल फैट जो होती है ना, एब्डामिन ग्लूट्यूस। पे फैट होती है, एब्डामेन पे फैट। तो वो जो है वो ब्रेक होना उसको लाइपोलिसिस कहते हैं, प्रोसेस है लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस होना शुरू हो जाती है। फैटी एसिड जो है वो ब्लड में आते हैं, शुरू में एनर्जी के लिए भी फैटी एसिड ही यूज होते हैं। अब भाई ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा है, ग्लूकोज का स्टोर कितना है, बहुत छोटा सा होता है लीवर में, बहुत ज्यादा नहीं होता। तो ज्यादा से ज्यादा वो, मेरे ख्याल से 15-16 घंटे तक वो रिजर्व जो है, ग्लाइकोजन का जो रिजर्व है वो चलता है, उसके बाद खत्म। अब जो है वो लाइपोलिसिस होगी, लाइपोलिसिस में क्या होगा, फैट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, तो फैट ब्रेक डाउन होता है, फैटी एसिड में वो टूटता है। फैटी एसिड वो एनर्जी का एक सोर्स बन जाता है, एनर्जी का वो सोर्स बनता है। अब फैट हर जगह की खत्म होती चली जा रही, सबसे लास्ट में जो फैट खत्म होती है, सबसे लास्ट में जो फैट खत्म होती है वो यही है, बाइसेप्स फैट पैड, LASI, लास्ट टू डिसअपियर, सबसे आखिर में यही फैट जो है वो खत्म होता है, बाइसेप्स फैट पैड। टंग कैसी होगी, ड्राई हो जाएगी, कोटेड हो जाएगी, फाउल स्मेलिंग ब्रेथ मिलेगी, टेम्परेचर जो है हाइपोथर्मिया में पेशेंट चला जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या है, कम होता चला जाएगा, हाइपोटेंशन में हो जाएगा, पल्स वीक एंड फीबल होगी ना, बहुत वीक हो जाएगी पल्स। एब्डामिन कैसा होगा, एब्डामिन जो है वो कॉनकेव हो जाएगा, स्केफॉइड शेप जो हो जाता है, बोट शेप ना। बावेल, अर्ली फेज में तो कॉन्स्टिपेशन होता है, बाद में डायरिया हो सकती है, रीनल में ओलिगोरिया हो जाएगी, या बाद में रीनल फेलियर भी हो सकता है, मसल्स की एट्राफी होने लगती है। जाहिर सी बात है, जब फैट खत्म होना शुरू हो जाएगा, अगर फैट भी खत्म हो गया तो उसके बाद फिर लास्ट में क्या बचता है, मसल्स, उनका भी ब्रेक डाउन होना है, तो मसल्स की एट्राफी शुरू हो जाती है। और जितने भी हड्डियां हैं या बोनी ज्वाइंट्स हैं वो एकदम प्रोमिनेंट दिखते हैं, प्रोमिनेंट दिखते हैं। काज ऑफ डेथ क्या है यहाँ पे, एक्यूट कंडीशन में काज ऑफ डेथ क्या होगा, एक्यूट स्टारवेशन में व्हाट इज द काज ऑफ डेथ, बताइए। डिहाइड्रेशन,
जो मेन काज है डेथ का वो है डिहाइड्रेशन। काज ऑफ डेथ इन एक्यूट स्टारवेशन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा, पानी खत्म होता चला जाएगा तो धीरे धीरे ब्लड वॉल्यूम भी कम होता चला जाएगा। तो डिहाइड्रेशन के साथ साथ कार्डियक इंसफिशियंसी, डिहाइड्रेशन लीडिंग टू कार्डियक इंसफिशियंसी। लेकिन मेन काज क्या है, वो डिहाइड्रेशन है। अच्छा, एट्राफी हो रही है, तमाम मसल्स की एट्राफी हो रही है, बॉडी के जितने ऑर्गन है सबकी एट्राफी हो रही है, सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जिसकी एट्राफी नहीं होती है स्टारवेशन डेथ में, ब्रेन की। ब्रेन की एट्राफी नहीं होती है, ब्रेन की एट्राफी नहीं होती है। दूसरी चीज, अब मान लीजिए यहीं पे इसको देख लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर, ये एकदम डिस्टेंडेड मिलेगा। गाल ब्लैडर कैसा मिलेगा? डिस्टेंडेड। दो चीजें स्पेसिफिक मिलती है, गाल ब्लैडर जो बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड मिलता है, और ब्रेन की एट्राफी कभी नहीं होती है। अब गाल ब्लैडर डिस्टेंडेड क्यों मिलता है, इसकी वजह है, देखिए। जो बाइल होता है, बाइल तभी निकलता है जब फूड स्टमक में पहुंचेगा। फूड अगर स्टमक में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे उसको स्टिमुलस नहीं मिलता, कंट्रैक्शन वहां पे नहीं होगा। कंट्रैक्शन होगा नहीं तो जो बाइल है वो वहां पे मौजूद रहेगा, बनता चला जाएगा, वो वहां पे पूरी तरीके से स्टोर रहेगा। तो इसलिए जो गाल ब्लैडर है वो स्टारवेशन डेथ में डिस्टेंडेड मिलता है। और ब्रेन की एट्राफी कभी नहीं पाई जाती, ब्रेन की एट्राफी कभी नहीं पाई जाती। एक दो चीजें और है। अब जैसे एक्यूट स्टारवेशन है, तो एक्यूट स्टारवेशन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा भाई? कुछ दिन तो जिंदा रहेगा, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? मैंने कहा ना, लाइपोलिसिस होती है। लाइपोलिसिस होती है तो क्या चीज निकल के आती है ब्लड स्ट्रीम में? फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड, या इसी को एसीटोन कह लीजिए, है ना। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है इनिशियल स्टेज में एक्यूट स्टारवेशन में। और फ्री फैटी एसिड है, एसीटोन बन रहा है। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को क्या चीज चाहिए? ब्रेन जो है, अब ये जो फ्री फैटी एसिड होता है ना, ये लीवर में जाके कीटोन बॉडीज में चेंज हो जाते हैं। और यही जो कीटोन बॉडीज हैं, ये ब्रेन जो है इसको यूज करता है। ब्रेन जो है अपनी एनर्जी के लिए वो कीटोन बॉडीज को यूज करता है। किसको यूज कर रहा है? कीटोन बॉडीज को यूज करता है ना। तो अगर हम बात करें एट्राफी की, तो तमाम ऑर्गन्स की एट्राफी आपको मिलेगी एक्सेप्ट ब्रेन। और अगर स्टारवेशन डेथ हो रही है तो गल ब्लैडर जो वो कैसा मिलेगा? डिस्टेंडेड मिलेगा। अब सोर्स ऑफ एनर्जी एक्यूट कंडीशन में एसीटोन होती है, जिसको हम फ्री फैटी एसिड करते हैं। अब ये फ्री फैटी एसिड लीवर में जाके कीटोन बॉडीज में चेंज हो जाता है। इसी कीटोन बॉडीज को ब्रेन जो है, ब्रेन जो अपनी एनर्जी के लिए इसको यूज करता रहता है। अब आइए फैटल पीरियड देख लीजिए। फैटल पीरियड क्या होगा, यानी एक्यूट और क्रोनिक में। एक्यूट क्रोनिक इस तरीके से नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि अगर फूड और वाटर दोनों को विदहोल्ड कर दिया गया, फूड एंड वाटर दोनों ना मिले, दोनों नहीं मिल रहा है, तो बताइए कितने दिन चलेगा? फूड एंड वाटर दोनों नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन, 10 to 12 डेज में डेथ हो जाएगी। 10 से 12 दिन तक किसी को ना पानी दीजिए ना खाना दीजिए, 10 से 12 दिन में उसकी डेथ हो जाएगी। अब सिर्फ किसी को सिर्फ पानी दीजिए, खाना मत दीजिए। टोटल डिप्रीवेशन ऑफ फूड ओनली। सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसको फूड को हटा दिया, खाना नहीं दे रहे हैं, पानी मिल रहा है उसको। तो अब ये थोड़े दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स। या कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि 40 से 60 दिन तक। 40 से 60 दिन वो वही हो गया। 6 to 8 वीक्स तक ये जिंदा रह जाएगा अगर किसी को पानी मिलता रहा, सिर्फ खाना नहीं मिल रहा है। और किसी को खाना और पानी दोनों बंद कर दीजिए, मत दीजिए, फूड एंड वाटर बोथ आर विथहेल्ड, तो वो 10 से 12 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये था स्टारवेशन डेथ।
और सबसे लास्ट में कौन सा फैट जो है वो डिसअपियर होगा? सर चीक्स का। चीक्स का, जिसको बाइसेप्स है ना, बाइसेप्स नाम है उसका। बाइसेप्स फैट पैड उसको कहते हैं। सबसे लास्ट में वो खत्म होते हैं, डिसअपियर वही होता है सबसे लास्ट में। तो हो गए छोटे छोटे टॉपिक्स थे। स्टारवेशन डेथ हो गई, एक्सुमेशन हो गया, और विसराज का ऑटोप्सी वाला पार्ट।